नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग जानेंगे सेल चैप्टर से जो कुछ प्रमुख वैज्ञानिक हैं उनकी प्रमुख खोज और किस सन में इन्होंने ये खोज की थी। इस चैप्टर से जब भी प्रश्न बनता है तो इनसे एक या दो प्रश्न जरूर ही बनता है। थ्योरी नहीं दी जाती है, लेकिन इनके नाम, इनकी खोज और किस सन में, कभी कभी पूछ लिया जाता है किस सन में इन्होंने खोज की थी, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि इनको मैच करने के लिए दिया जाता है। मतलब एक साइड दे दिया जाएगा साइंटिस्ट और उनकी खोज, और आपको मैच करने के लिए दे दिया जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो एग्जाम के लिए हो सकता है। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं और शुरू करते हैं। तो हमारे सबसे पहले जो सेल साइटोलॉजी चैप्टर है, सेल से पहले ही खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने। इनकी पुस्तक है माइक्रोग्राफिया में इन्होंने कौन से, इनकी पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया, ये भी एग्जाम में आ सकता है। इनकी पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। तो 1665 ईस्वी में खुद के द्वारा इन्होंने खुद एक माइक्रोस्कोप बनाया था, उसी से इन्होंने सेल की खोज की थी। इसका नाम दिया था उन्होंने कोसा, एक प्रकार से कक्षा के रूप में था वो। नेक्स्ट हमारा है ल्यूवेनहाग। ल्यूवेनहाग नामक साइंटिस्ट है, इन्होंने लिविंग सेल्स की खोज की थी 1674 ईस्वी में। तो ये मतलब जो रॉबर्ट हुक ने खोज की थी, ये कार के पतली स्लाइड में खोज की थी, वो जीवित नहीं थी, वो निर्जीव थी। लेकिन जो ल्यूवेनहाग ने की खोज की थी वो लिविंग सेल की खोज की थी 1674 ईस्वी में, 1674 में। तो आपको डेट भी याद होनी चाहिए, ल्यूवेनहाग लिविंग सेल। नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी न्यूक्लियस की। अगर कोई भी जो सेल है उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है तभी वो उसमें सेल डिवीजन या फिर हेरिडिटी होगा। अगर सेल न्यूक्लियस नहीं पाया रहा है तो उसमें आनुवंशिक जो लक्षण है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होंगे, और अगर रिजेनरेशन हो रहा है तो उसमें न्यूक्लियस होना जरूरी है। तो 1831 ईस्वी में 1831 में न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने। नेक्स्ट हमारे हैं डुजार्डिन। डुजार्डिन ने खोज की थी प्रोटोप्लाज्म की। प्रोटोप्लाज्म जिसे जो चीजों में द्रव पाया जाता है उसे उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसकी खोज 1839 में 1839 में हुई थी। डुजार्डिन ने खोज की थी किसकी? प्रोटोप्लाज्म, जिसे हिंदी में कहा जाता है जीव द्रव्य। नेक्स्ट हमारा है परकिंजे। परकिंजे ने इसका नामकरण किया था, प्रोटोप्लाज्म इसका नामकरण किया था 1839 ईस्वी में ही परकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म का नामकरण किया था। नेक्स्ट हमारे यहाँ स्लाइडर। स्लाइडर स्लाइडर स्वान ने जो है सेल थ्योरी दी थी। इससे पहले मैंने आपको वो वीडियो बताया था, उस वीडियो में बताया था कि सेल थ्योरी क्या है और कौन कौन से उसमें क्या क्या सेल थ्योरी दी गई थी। तो प्लांट सेल्स की खोज की थी स्लाइडर ने 1838 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में स्लाइडर नामक साइंटिस्ट ने प्लांट सेल्स की खोज की थी, मतलब पौधों में कोशिकाओं की खोज की थी। स्वान नामक साइंटिस्ट ने एनिमल सेल्स की खोज की थी 1839 ईस्वी में, 1839 में। तो ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर सेल थ्योरी दी थी। नेक्स्ट हमारा है वर्चू। वर्चू ने प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के बारे में बताया था, मतलब बताया था इन्होंने कि जो सभी कोशिकाएं होती हैं वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। तो इन्होंने प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के बारे में बताया था वर्चू नामक साइंटिस्ट ने 1855 ईस्वी में, 1855 में। नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट हैं 10th स्ट्रासबर्ग, सॉरी मैक्स सुल्ज है। मैक्स सुल्ज ने प्रोटोप्लाज्म नामक थ्योरी दी थी। प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दी थी किसने? 1861 ईस्वी में मैक्स सुल्ज नामक थ्योरी, मैक्स सुल्ज नामक साइंटिस्ट ने प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दी थी 1861 ईस्वी में। जब नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें मैं बताऊंगा मल्टी जब सेल्स के बारे में डिफरेंस बताऊंगा, प्रोटोसेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बताऊंगा, तो मैं प्रोटोप्लाज्म थ्योरी के बारे में भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, आने वाले वीडियो को। तो 1861 ईस्वी में मैक्स सुल्ज नामक वैज्ञानिक ने प्रोटोप्लाज्म थ्योरी दी थी। स्ट्रासबर्गर ने न्यूक्लियस वर्क्स इन हेरिडिटी 1884 ईस्वी में। जो रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी न्यूक्लियस की, तो इन्होंने, जो स्ट्रासबर्गर थे, इन्होंने बताया था कि जो न्यूक्लियस पाया जाता है सेल्स में वो हेरिडिटी में मदद करता है, जो लक्षण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने में मदद करता है। नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट है कैमिलो गाल्जी। कैमिलो गाल्जी ने गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, चाहे गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोले चाहे गोल्जी बॉडी बॉडी बोले, दोनों सेम है। तो 1898 में, 1898 में कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स की खोज की थी। नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट है फेलिस फोंटाना। फेलिस फोंटाना ने 1774 में, 1774 ईस्वी में सेंट्रियोल की खोज की थी, मतलब केंद्रिका की खोज की थी। जब हम लोग पढ़ेंगे
कोशिका के अंग, तो उसमें विस्तार से गोल्गी बॉडी, सेंट्रियोल, न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे। तो आने वाला वीडियो और भी महत्वपूर्ण है, तो आगे वाले वीडियो को ध्यान देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल इसको लाइक कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए, जिससे हम लोगों को इसको लाभ मिल सके। न्यूक्लियस, नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट है फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने क्रोमैटिन की खोज की थी। क्रोमैटिन की खोज की थी 1818 में। क्रोमैटिन की खोज की थी। क्रोमैटिन एक क्रोमोसोम में धागे नुमा संरचना पाई जाती है जो हेरिडिटी में मदद करती है, मतलब जो पैतृक लक्षण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, वो क्रोमैटिन के द्वारा ट्रांसफर होते हैं, उसी में जीन पाया जाता है। तो 1880 में फ्लेमिंग नामी साइंटिस्ट ने क्रोमैटिन की खोज की थी। वाल्डियर ने खोज की थी क्रोमोसोम की। वाल्डियर ने क्रोमोसोम की खोज की थी 1888 ईस्वी में। 1888 में वाल्डियर नामक साइंटिस्ट ने क्रोमोसोम की खोज की थी। इसी में क्रोमोसोम में पाया जाता है क्रोमैटिन, क्रोमैटिन में जीन पाया जाता है, उसी में डीएनए भी पाया जाता है। और सिंपल नाम के साइंटिस्ट ने क्लोरोप्लास्ट की खोज की थी। क्लोरोप्लास्ट, जिससे क्या होता है, हरित लवक जिसे कहते हैं, जो पत्तियां होती हैं वो हरी होती हैं, नहीं सॉरी, क्लोरोप्लास्ट के कारण रंग जो है वर्णी लवक कहते हैं इसको, मतलब क्यों जो है क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत आता है क्लोरोफिल, तो उसमें पौधों का कलर पीला या हरा या फिर क्या कौन सा कलर होगा ये डिसाइड करता है क्लोरोप्लास्ट। इसकी खोज की थी सिंपल नाम के साइंटिस्ट ने। इसका नॉमेनक्लेचर किया था क्लोरोप्लास्ट का तो 1883 ईस्वी में। 1883 ईस्वी में सिंपल नाम साइंटिस्ट ने क्लोरोप्लास्ट का नामकरण किया था। बीजमान एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सोमैटोप्लाज्म और जर्मप्लाज्म के बारे में डिफरेंस बताया था। जर्मप्लाज्म क्या होता है, दो होते हैं, जर्मप्लाज्म एंड सोमैटोप्लाज्म, ये दो होता है। जर्म मतलब होता है एग या एंड या स्पर्म, तो मतलब जब जेनेटिक मटेरियल मतलब जर्मप्लाज्म जब जो होता है उसको उसमें आता है। जर्मप्लाज्म मतलब जो किसी जीव का जब उत्पत्ति एग और स्पर्म से होती है तो वो जर्मप्लाज्म के अंतर्गत आता है। सोमैटोप्लाज्म मतलब है सोमैटिक बॉडी, मतलब बॉडी जो होती है, बॉडी के द्वारा जब जीव का विकास होता है तो उसे हम सोमैटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये डिफरेंस होता है। सोमा मतलब होता है बॉडी, तो जर्म मतलब होता है आपका एग एंड स्पर्म। नेक्स्ट हमारा है जी.ई. पैलेड। राइबोसोम की खोज की थी। राइबोसोम की खोज की थी 1955 में। 1955 में जी.ई. पैलेडे ने राइबोसोम की खोज की थी। तो ये राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। प्रोटीन सिंथेसिस में कौन मदद करता है, तो आपका राइबोसोम मदद करता है। तो इसकी खोज किसने की थी, जी.ई. पैलेड ने। नेक्स्ट हमारा है 18 सी.डी. डुवे ने लाइसोसोम जिसे सुसाइड बैग भी कहा जाता है, सुसाइड बैग ऑफ सेल्स कहा जाता है, तो इसकी खोज 1958 में डी डुवे, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। लाइसोसोम की कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो सी डी डुवे ने इसकी खोज की थी। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम की। तो 1958 ईस्वी में सी डुवे नामक वैज्ञानिक ने लाइसोसोम की खोज की थी। नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट है टी वोवेरी ने सेंट्रोसोम की खोज की थी। सेंट्रोसोम की खोज 1888 ईस्वी में टी वोवेरी नामक साइंटिस्ट ने की थी। सेंट्रोसोम की खोज 1888 ईस्वी में टी वोवेरी नामक साइंटिस्ट ने की थी। नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट है रिचर्ड ऑल्टमैन। सबको पता है इसके मतलब ये आपको याद होना चाहिए, रिचर्ड ऑल्टमैन। इन्होंने बायोप्लास्ट की खोज की थी 1890 ईस्वी में। ये बाद में इसका नामकरण हुआ माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस ऑफ सेल्स कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। इसकी खोज की थी रिचर्ड ऑल्टमैन ने। इसका नाम उस समय था बायोप्लास्ट 1890 तक। बाद में जो है 8 साल बाद सी बेंडा ने इसका नामकरण किया, क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस तरीके से हमने 21 साइंटिस्ट के नाम जाने जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, चाहे वो बायो से रिलेटेड एग्जाम हो चाहे अन्य किसी कोई एग्जाम हो, तो इनसे एक प्रश्न जरूर बनता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।